अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार अल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, बाहमी दोस्ती और एक दूसरे पर रहम शफ़क़त में मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की सी है कि जब उसके किसी अज़ू को कोई तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म उसकी खातर बुखार और बेदारी में मुब्तला हो जाता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की जानिब। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है फंक्शन। A mathematically relationship between two variable where one variable is depends on the other independent variable। आपके पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिटरमाइंड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके जनरल फॉर्मेट आपके पास ये कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें ये जो आपके पास x होता है ये एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये जो y आपके पास होता है ये एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं कि सपोज करें आप यूँ समझ लें कि आपके पास जो फंक्शन है ये कोई मशीन है। इसमें जैसे ही हम इनपुट वैल्यू को गुजारते हैं, आफ्टर सम प्रोसेसिंग हमें कुछ आउटपुट मिल जाती है। तो आप यूँ समझ लें कि जो इनपुट है ये आपके पास x है, जो आउटपुट है ये आपके पास y है और ये मशीन जो है ये कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ कि 2x + 1। अब देखें होगा क्या कि जैसे ही हम यहाँ पे इनपुट में कोई एक वैल्यू डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू डालता हूँ 2, तो इसका मतलब इस x की जगह पे 2 आ जाएगा। 2 2 = 4, 4 + 1 5। इसका मतलब है जब मैं इनपुट 2 कर रहा हूँ मेरे पास आउटपुट आ रही है 5। तो ये जो फंक्शन है ना ये सम प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है और हर इनपुट के लिए हमें एक आउटपुट वैल्यू प्रोवाइड करता है। लेकिन अब आपने ये याद रखना है कि जो y वाली वैल्यू है ये सारी की सारी वैल्यू डिपेंड करेंगी x के ऊपर। x यहाँ पे एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है और y आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे जैसे हम इनपुट को चेंज करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इनपुट एक और फंक्शन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फंक्शन है 5x, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू पुट करूँगा 1 मेरे पास आउटपुट आ जाएगी 5। जैसे ही 2 पुट करूँगा तो आउटपुट आ जाएगी 10। इसका मतलब है कि सारी y की जो वैल्यू होंगी वो सारी की सारी x पे क्या हो रही हैं, डिपेंड हो रही हैं। तो y आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की जितनी भी हम वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास y का आंसर आता जाएगा। तो बस फिर हम कह सकते हैं कि x आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन एम्प्टी सेट A एंड B। आपके पास दो सेट होंगे A एंड B इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B इज अ सेट ऑफ containing all ordered pair x, y such that x belong to A and y belongs to B। कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम करते हैं कि A क्रॉस B, यानी अगर हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उसमें से उठा लें तो जो पहली वैल्यू होगी वो आपके पास A से बिलोंग कर रही होगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो आपके पास B से बिलोंग कर रही होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा कि सेट A के एलिमेंट है A, B और B के एलिमेंट है 2। तो अगर हमने निकालना होगा A क्रॉस B तो आप यूँ समझ लें, पहले हमें यहाँ पे ग्राफ वर्क बता देता हूँ मैं आपको। आप यूँ समझ लें कि आपके पास ये A और ये B आपके पास सेट एलिमेंट है A है और B के आपके पास 2 है। तो हमने जब इमेज बनाना होगा तो A के साथ 2 को लिखेंगे पहले और फिर आपके पास B के साथ भी 2 को लिखेंगे। अगर ये आपके पास ज़्यादा वैल्यू हो जैसे A, B और सपोज करें ये C है और ये D है, तो फिर पहला ये होगा कि पहले A के साथ हम C का इमेज बनाएंगे, फिर A के साथ D का, फिर B के साथ C का और फिर B के साथ D का। तो ये आपके पास आ गया है नंबर ऑफ A क्रॉस B के जो एलिमेंट है अगर हम वो निकालें। अगर हम इसके प्रॉपर सबसेट निकालेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो उसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है 2 इंटू नंबर ऑफ A क्रॉस B। अगर हम इसी एग्जांपल के निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2। नंबर ऑफ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है आपके पास 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 करेंगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो अगर हम सारे पॉसिबल सबसेट निकालें इसके
तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, फिर आपके पास आ जाएगा एक एक एलिमेंट उठाएंगे पहले दफ़ा, दूसरी दफ़ा आपके पास आ जाएगा B2। देखें एक दफ़ा एम्प्टी सेट, एक दफ़ा एक एक एलिमेंट उठाएंगे, और क्योंकि अब हमारे पास 4 एलिमेंट है तो लास्ट में ये दोनों को उठाएंगे तो ये R4 आपके पास पूरे हो जाएंगे। ये इसके पॉसिबल सबसेट हैं। देखें आपके पास अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो आंसर है मैं लिख देता हूँ A, B और C, मैं पेयर की फॉर्म में नहीं लिख रहा, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास 3 आपके पास आंसर आ रहे थे। इसका अगर हम निकालते हैं ना नंबर ऑफ सबसेट, तो फिर आपके पास ये हो जाता है 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 आपके पास हो जाएगा 8। तो आपने सिंपल ये करना है कि जितने भी नंबर ऑफ A क्रॉस B हैं उसको हम 2 की पावर में लिखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इजीली निकल आएगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है फंक्शन। अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स विच ईच एलिमेंट इन द डोमेन यानी कि इनपुट इज पेयर्ड एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन द कोड डोमेन यानी कि आउटपुट। इसको हम लिखते हैं ऐसे कि फंक्शन A to B। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, और हमने A to B फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ईच इनपुट हैज़ एग्जैक्टली वन आउटपुट। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, तो ये आपके पास 1 अगर मैं 4 के साथ इमेज बना रहा हूँ और 2 के साथ 3 का इमेज बना रहा हूँ, तो इधर देखें ईच इनपुट हैज़ एग्जैक्टली वन आउटपुट। यानी जब मैंने इनपुट 1 दिया तो मेरे पास आउटपुट 4 आ गया, जब मैंने इनपुट 2 दिया तो मेरे पास आउटपुट 3 आ गई। इसका मतलब एक इनपुट के बदले में हमें एक ही आंसर मिल रहा है। और दूसरी कंडीशन आपके पास ये होती है कि डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू A। अब पहले मैं डोमेन को डिस्कस करता हूँ। ये सेट ऑफ एलिमेंट जो पहले लिखा होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर होता है, इसको हम कहते हैं डोमेन, और जो सेकंड ऑर्डर पेयर होते हैं इसको हम कहते हैं रेंज। तो अगर मैं यहाँ पे डोमेन ऑफ R लेता, यानी इस रिलेशन का डोमेन लेता इसमें, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं डोमेन ऑफ R लूँगा, R में 1 का भी इमेज बन रहा है और 2 का भी इमेज बन रहा है, तो ये आ जाएगा 1 और 2। तो जब 1 और 2 का इमेज बन रहा है तो इसका मतलब वो आपके पास आ जाएगा A। तो आपके पास दो कंडीशन होंगी। पहली बात तो ये कि ईच इनपुट हैज़ एग्जैक्टली वन आउटपुट, यानी आपके पास ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास ये इधर इनपुट 1 है और यहाँ पे मैं इसको 2 कर दूँ, यानी इनपुट 1 के साथ 2 का भी इमेज बना दूँ, इनपुट 1 के साथ 3 का इमेज भी बना दूँ। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इनपुट 1 करूँगा तो मेरे पास 2 आंसर आ जाएंगे, 2 या 3। तो एक ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन आपके पास ये है कि A, B और C, सपोज करें A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन C के साथ है। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये C आपके पास A में ऐसा है जिसमें B का कोई इमेज नहीं बन रहा। तो जब मैं यहाँ पे डोमेन लूँगा, डोमेन ऑफ R, तो वो तो आपके पास आ जाएगी A और B, और A और B जो है वो नॉट इक्वल टू A है, क्योंकि इसमें C एलिमेंट मिसिंग होगा। तो आपने बस दो चीज़ें याद रखनी है फंक्शन के अंदर, कि एक इनपुट के बदले में हमें दो आउटपुट नहीं मिलनी चाहिए, एक इनपुट के बदले हमें एक ही आउटपुट मिलनी चाहिए। और दूसरी आपके पास ये कि सेट एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब का इमेज B के साथ लाजमी बनना चाहिए। अगर कोई वैल्यू मिस हो जाएगी तो इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ R A के बराबर नहीं होगा। तो अगर वो A के बराबर नहीं होगा तो सेकंड प्रॉपर्टी जो आपके पास होगी वो सेटिस्फाइड नहीं करेगी। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास दो ही प्रॉपर्टी हमने देखनी है कि एक तो हर इनपुट के बदले में एक आउटपुट आनी चाहिए, उसका डबल इमेज नहीं बनना चाहिए, और दूसरा सेट A के तमाम एलिमेंट को सेट B के साथ मैच करना चाहिए, यानी उसका कोई ना कोई इमेज लाजमी होना चाहिए। तो ये आपके पास फंक्शन है, उसकी दो प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डोमेन का और रेंज का, उसको थ्योरी की फॉर्म में भी डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन, अ सेट containing first element of each ordered pair in the function is called its domain। बस आपने ये याद रखना है, जो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास होता है वो आपके पास डोमेन होगी, और आपके पास जो सेकंड एलिमेंट होगा आपके पास वो आपके पास रेंज होगी। अगर हम इसी फंक्शन की एग्जांपल उठा लें तो ये जो 1 आपके पास, अगर हम इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो यानी ये यूँ लिखा हुआ है कि 1 के साथ 4
और 2 के साथ 3। तो अब आप देखें हमने कहा था फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 और 2, तो ये आपके पास इसकी डोमेन आ जाएगी। और अगर हम आपके सेकंड एलिमेंट देखें तो ये आपके पास 4 और 3 है, तो ये आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी। जो तो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपको डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपकी रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। अ फंक्शन f from a to b will be into function if there is at least one element in the set b which is not any image of a। आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं, ये a है और ये आपके पास b है, 1 2 3 4 और 5, 1 का इमेज 5 के साथ और 2 का इमेज 3 के साथ। अब हमने यही कहा था कि b में एक एटलीस्ट, कम से कम एक, ज़्यादा भी हो सकता है। आप देखें ये 4 का इमेज अगर आप a के साथ देखें तो नहीं बन रहा। तो अगर मैं यहाँ से इस फंक्शन की रेंज निकालूं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेट एलिमेंट a होते हैं ये आपके पास डोमेन होते हैं और ये आपके पास रेंज होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इस फंक्शन की रेंज निकालता हूँ कि रेंज ऑफ f, तो रेंज ऑफ f में आप देखें 3 का इमेज बन रहा है और 5 का इमेज बन रहा है। क्या 3 और 5 b के बराबर हैं? b तो नहीं है लेकिन सबसेट ऑफ b है, यानी अगर आप इस 4 को छोड़ें तो ये 3 और 5 b में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट इक्वल टू b तो नहीं आ रहे लेकिन सबसेट ऑफ b आ रहे हैं। तो हमने यही कहा था कि कम से कम एटलीस्ट एक इमेज, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे एक नंबर और डाल दूँ तो देखें 6 का इमेज भी नहीं बन रहा। तो कम से कम एक या एक से ज़्यादा वैल्यू जो सेट b में हो, अगर उसका इमेज a के साथ नहीं बन रहा तो इस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसमें हमारा फोकस जो होगा हमने b वाली वैल्यू को देखना है कि क्या b की सारी वैल्यू का इमेज a के साथ बन रहा है या कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसका इमेज नहीं बन रहा। अगर कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसका इमेज नहीं बन रहा फिर वो जो फंक्शन की टाइप होती है इसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की जानिब। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ऑन टू फंक्शन। क्या फंक्शन f फ्रॉम a to b will be on to function if every element in the b is an image of at least one element of a। यानी अगर ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, तो देखें हमने ये कहा था कि एवरी एलिमेंट इन द b, कि b के सारे एलिमेंट का जो इमेज बनना चाहिए वो a के साथ इमेज बन रहा है। तो देखें b के सारे एलिमेंट का a के साथ इमेज बन रहा है। अगर यहाँ पे मैं इस फंक्शन की रेंज निकालूं, रेंज ऑफ f, तो आप ये देख सकते हैं कि जो रेंज होता है वो b वाले एलिमेंट होंगे। तो 4 का भी इमेज बन रहा है, 5 का भी बन रहा है और 6 का भी बन रहा है। तो 4, 5 और 6 की जो वैल्यू वो सारी इक्वल टू b है। तो हमने यही कहा था कि जब हम रेंज ऑफ f निकालेंगे तो वो इक्वल टू b होगा। इनटू फंक्शन में ऐसा होता है, इसका कोई एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसका इमेज a के साथ नहीं बन रहा होता तो वो इनटू बन जाता है। लेकिन ऑन टू फंक्शन में आपके पास ये होता है कि b के सारे एलिमेंट का इमेज a के सारे एलिमेंट के साथ बनेगा। तब जब रेंज ऑफ f लेंगे तो वो इक्वल टू b होगा। अगर वो इक्वल टू b है तो ये आपके पास एक ऑन टू फंक्शन है। तो बेसिक डिफरेंस इनटू और ऑन टू में एक ही है कि इनटू में कोई b में ऐसा ही वैल्यू होती है जिसका इमेज a के साथ नहीं बन रहा, और ऑन टू में सारी वैल्यू जो b की होती है और सारी वैल्यू का a के साथ इमेज बन रहा होता है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन की जानिब। 1-to-1 फंक्शन। अ फंक्शन f फ्रॉम a to b विल बी 1-to-1 फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट कहते हैं अलग को, एलिमेंट ऑफ सेट a हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट b, कि सेट a के तमाम एलिमेंट का अलग अलग इमेज बने सेट b के साथ। तो देखें 1 के साथ 4 और 2 के साथ 3 अलग अलग इमेज बन रहे हैं। तो ये भी आपके पास 1-to-1 फंक्शन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो a का इमेज बन रहा है 10 के साथ, b का इमेज बन रहा है 7 के साथ, c का इमेज बन रहा है 8 के साथ। तो ये भी आपके पास डिस्टिंक्ट इमेजेस है। एक बात आपने याद रखनी है कि जब हम फंक्शन a to b देख रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू है जिसका इमेज a के साथ नहीं बन रहा, तो हमने a को b के साथ देखना है। तो यहाँ पे अगर इमेज ना भी बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि रेंज ऑफ 1-to-1 फंक्शन में नॉट इक्वल टू b, हो सकता है वो b के बराबर हो और हो सकता है वो b के बराबर ना हो। जैसे इस फंक्शन में अगर मैं यहाँ से लेता हूँ रेंज ऑफ b,
रेंज ऑफ फंक्शन अगर मैं लेता हूँ तो वो आपके पास आ गया 3 और 4, तो 3 और 4 तो आपके पास इक्वल टू बी है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन में लेता हूँ रेंज ऑफ एफ, तो वो आपके पास आ जाएगा 7, 8 और 10। क्योंकि आपके पास बीच में ये 9 मिसिंग है तो ये इक्वल टू बी तो नहीं है, लेकिन सबसेट ऑफ बी है। तो उसने कहा था कि हो सकता है ये बी के बराबर हो और सकता है ये बी के बराबर ना हो। तो हमारा फोकस इस तरफ होगा क्योंकि हमने फंक्शन को ए टू बी देखना है। चलते हैं नेक्स्ट आपके पास आ गया है इंजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन विच इज इनटू फंक्शन एज वेल एज वन टू वन फंक्शन इज कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन में आप ये समझ लें कि हमने दो कंडीशन को प्रूव करना है कि आपके पास फंक्शन इनटू फंक्शन भी होना चाहिए और साथ में वन टू वन फंक्शन भी होना चाहिए, तब जाके आपके पास वो इंजेक्टिव फंक्शन बनेगा। अगर यहाँ पे मैं इसको डायग्राम के थ्रू बनाता हूँ, सपोज करें ये ए है, ये आपके पास बी है, 1 2 ए बी और सी। पहले अगर मैं इसको इनटू प्रूव करता हूँ, मिसाल के तौर पर देखें, ए का साथ इमेज बना दिया, सी का 2 का इमेज बना दिया, ए के साथ अगर मैं इसको फंक्शन बना देता हूँ। अब आपने सबसे पहले ये देखना है, जब हम इनटू बनाते हैं, इनटू में हमने यही कहा था कि जब हम रेंज ऑफ बी लेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन लेंगे, तो वो आपके पास सबसेट ऑफ बी होना चाहिए। तो ये एक एलिमेंट ऐसा है जिसका इमेज इसके साथ नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है पहली कंडीशन तो आपके पास सेटिस्फाइड हो गई, ये आपके पास इनटू फंक्शन। लेकिन जब मैं इसको वन टू वन फंक्शन प्रूव कर रहा हूँ तो देखें डिस्टिंक्ट इमेज जो हैं सेट ए के, वो डिस्टिंक्ट इमेज बना रहे हैं बी के साथ, तो इसका मतलब है जैसे ये इनटू प्रूव हो गया, साथ ये वन टू वन फंक्शन भी प्रूव हो गया है। तो इन दोनों कंडीशन को जब हम मिलाएंगे तो फिर हमारे पास ये जो फंक्शन बनता है ये इंजेक्टिव फंक्शन बनता है। आप एक चीज़ याद रख लें कि आई से आपके पास होता है इनटू और आई से होता है इंजेक्टिव। जब इनटू फंक्शन होगा और साथ वन टू वन होगा तो वो आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन की टाइप की जानिब। अ फंक्शन विच इज ऑन टू फंक्शन एज वेल एज वन टू वन फंक्शन इज कॉल्ड एन बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर हमने बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना होगा तो फिर हम दो कंडीशन को प्रूव करेंगे कि ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए और साथ वन टू वन फंक्शन भी होना चाहिए। ये ए है और ये बी है। अगर हमने फंक्शन बनाना है ऑन टू और वन टू वन कंबाइन, तो ये सेट एलिमेंट ए है, ये बी है, 1 2 3 और 4। सपोज करें 1 का इमेज 4 के साथ बना दिया, 2 का इमेज 3 के साथ बना दिया। तो ऑन टू फंक्शन में हम ये कहते हैं कि जो रेंज ऑफ एफ होता है वो इक्वल टू बी होना चाहिए। तो देखें ये आपके पास 3 और 4 आ रहा है, 3 का इमेज भी बन रहा है और 4 का इमेज भी बन रहा है, विच इज इक्वल टू बी। तो इसका मतलब ये ऑन टू कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और वन टू वन में देखें 1 का इमेज 4 के साथ है और 2 का इमेज 3 के साथ है, तो ये वन टू वन कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये आपके पास बन जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये जितने भी फंक्शन थे उन तमाम की टाइप्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया है। अब इसकी बेसिक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इवेल्युएटिंग फंक्शन में हम एक एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी हमें एक फंक्शन गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ प्लस एक्स का स्क्वायर, और हमें ये कहा जा रहा है कि हमने फाइंड करना है एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ एक्स प्लस 2। तो हमने सिंपल क्या करना है, पहली दफ़ा एक्स को रिप्लेस करेंगे -1 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर। अब आपने ये याद रखना है -2, जहाँ पे भी आपके पास पावर ऑड होती है तो उस माइनस को फिर हम लिखते हैं -1 पावर 3, ये आ जाएगा -1, और जहाँ पे आपके पास पावर में इवन नंबर आ जाए तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2 +1, तो ये आपके पास आ गया है 3। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ -1 जो है वो आपके पास 3 के बराबर। इसी की सेकंड जो था उसमें आपके पास जो हमने रिप्लेस करना है कि पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू -2 x का क्यूब था, तो x की जगह आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 का क्यूब प्लस x का स्क्वायर, यानी कि x प्लस 2 का
स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, उसको लिख लेते हैं कि अगर आपके पास a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला हो तो उसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब यहाँ पे हम फार्मूला ओपन कर देंगे, यह आ जाएगा -2 एज इट इज़। पहले इसका फार्मूला खोलेंगे, यह आ जाएगा a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर, b आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब प्लस ये आपके पास x प्लस 2 का स्क्वायर है। ये सिंपल सा फार्मूला है, a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 ये आ जाएगा x का क्यूब, 3 2 जार 6x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 3 जार 12x और 2 का क्यूब 8 प्लस x का स्क्वायर 2 2 जार 4x 2 का स्क्वायर 4। अब इसको मल्टीप्लाई भी करते जाएं और ब्रैकेट्स को हटाते जाएं, ये आ जाएगा -2x का क्यूब प्लस माइनस माइनस 6 2 जार 12x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x और प्लस माइनस माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब यहाँ से आप देखें, सबसे पहले आपके पास अगर क्यूब वाली वैल्यू देखें तो वो एक ही है, -2x का क्यूब, स्क्वायर में एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तो 12 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -11x का स्क्वायर, 24 में से 4 निकालेंगे आ जाएगा -20x और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 16 में से 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -12। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 कि द वैल्यू ऑफ फोटोकॉपी मशीन आफ्टर t years इज परचेज इज गिवन बाय। फोटोकॉपी मशीन की जो वैल्यू है आफ्टर t यानी t कुछ टाइम गुजरने के बाद, मैथमेटिकल इक्वेशन हमें ये दी जा रही है कि v ऑफ t इज इक्वल टू 9500 माइनस 860 t डॉलर्स है। तो पहले पार्ट में ये कह रहे हैं कि फाइंड v ऑफ 5 एंड टेल व्हाट डज इट मीन। तो हमने पहले पार्ट के लिए सिंपल क्या करना है, v5 फाइंड करना है। इसका मतलब है जहाँ पे आपके पास t आता है वहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा v ऑफ 5 इज इक्वल टू 9500 माइनस 860 t की जगह आपके पास आ जाएगा $5। इनको सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है, 9500 माइनस ये आ जाएगा 4300 और इनको आपस में माइनस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा $5200। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू आफ्टर 5 years के द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 5 years इज $5200। ये पहला पार्ट हमें ये कह रहा था और दूसरे पार्ट में हमें ये कह रहा है कि फाइंड टी, हमने टी को फाइंड आउट करना है जब आपके पास हमें एक वैल्यू गिवन है कि जो v ऑफ t की जगह आपने 6920 पुट करना है। तो सिंपली हमें v ऑफ t की वैल्यू गिवन है 6920 9500 माइनस 860 t। हमने टाइम फाइंड करना है, इसको इस तरफ लेकर आ जाएं, ये आ जाएगा 860 t 9500 माइनस इस वैल्यू को तो लाके माइनस कर दें, ये आ जाएगा 860 t। इन दो वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2580। इस वैल्यू को तो डिवाइड कर दें, 2580 डिवाइडेड बाय 860, तो इसको कैंसिल आउट कर दें, ये आ जाएगा t इक्वल टू 3। अब उसने ये कहा था कि एक्सप्लेन व्हाट इट रिप्रेजेंट। तो अगर हम ये कहते हैं कि t इक्वल टू 3 है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर 3 years कि द प्राइस ऑफ मशीन इज $6920। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ 6.1 से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस की टाइप थी और जितनी भी एग्जांपल थी उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप मेरे नोट्स को डाउनलोड करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप आसानी से ये नोट डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं।
आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। कम ज़र्फ़ी। कम ज़र्फ़ लोगों की निशानी है कि जब उनके पास औकात से ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो खुद को आला और दूसरों को हकीर जानने लगते हैं, और असल गरीबी कम ज़र्फ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।